जीएस के लिए भी, जनरल साइंस के लिए भी, इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जीएस का एक क्वेश्चन यहाँ से श्योरली आता ही आता है ना। और केमिस्ट्री में तो आएगा ही आएगा, राइट। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो इसका ये लिथोस्फीयर है, जो जमीन है हमारी, ठीक है, और यहीं पर हाइड्रोस्फीयर है, इससे ऊपर जब आप 11 किलोमीटर तक जाते हैं तो ये ट्रोपोस्फीयर मिलता है। इसी ट्रोपोस्फीयर में हम अपने दैनिक काम करते हैं, सांस लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो मास है एटमॉस्फेयर का इसी ट्रोपोस्फीयर में है। इससे जब ऊपर जाते हैं तो ये जो 50 किलोमीटर का रेंज है, ये बीच में जो पड़ता है, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में धरती से लगभग 20 से 40 किलोमीटर के बीच में एक क्या है, ओजोन गैस की एक मोटी परत है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है वो इन यूवी के साथ, यूवी 3 तरीके की होती है, ए बी और सी। यूवी के साथ क्या करती है, रिएक्ट करके O3 में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक मोटी सी लेयर बना लेती हैं। उस लेयर का नाम है ओजोन लेयर, राइट। क्या नाम है? ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है हमारे लिए वैसा ही है जैसे आप कह सकते हैं कि लाइफ प्रोटेक्शन गार्ड हमारे पास होता है। तो ये हमारे लिए एक ऐसा छाता है, एक ऐसा अम्ब्रेला है जो इन हार्मफुल यूवी रेज से हमारी रक्षा करता है। नेचर ने एक ऐसा क्लाइमेट बना के दिया है, एक ऐसा अनोखा प्लेनेट हमें दिया, ठीक है, उसमें सब कुछ दे दिया, खाने पीने का सामान, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे दिया, हार्मफुल गैसों से बचाने के लिए खुद क्या बना दिया उन्होंने, ओजोन की लेयर बना करके हमें दी। लेकिन हम तो हैं इंसान, हम ठहरे इंसान, हम अपनी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे नेचर के बनाए हुए, कुदरत के बनाए हुए इस प्रोटेक्शन लेयर को भी हम क्या करते हैं, धीरे धीरे पतला करते हुए जाते हैं। इतनी समझ में आई बात। इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इनमें जो मेन गैस है उसके बारे में बात करेंगे। 1974 में स्टडी की गई है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा, है ना। दो साइंटिस्ट थे, शेरवुड और सेलैंड, है ना, और एक थे मेरिया मैबिना। कौन कौन? तो देखो, 1974 में, इन 1974, है ना, रिसर्चर ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कौन कौन? एक का नाम है शेरवुड। क्या नाम भैया? ये पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछ सकता है, ठीक है। एक का नाम है शेरवुड, जो बहुत फेमस हुए हैं इसके लिए, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है बेटा? दूसरे का नाम है सैलेंड, ठीक है। क्या नाम है? सैलेंड। ये नाम है, विदेशी नाम है, हमारे यहाँ तो सैलेंड हो जाती है, ठीक है। एंड मोबिया, है ना, ने बताया कि जो सीएफसी होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या? सीएफसी गैसेस। कौन सी गैसेस बेटा? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं, सीएफसी गैसेस, है ना, क्या करती हैं, ओजोन लेयर को पतला कर रही, थिन कर रही हैं, ठीक है, थिन कर रही हैं प्यारे बच्चों। अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ओजोन लेयर तो बात समझ में आ गई, सीएफसी क्या चीज है जी? सीएफसी भी हमें समझा दो, क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है यही पहले बता दो आप मुझे, क्यों? तो कितने लोगों को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? ठीक है जी, इन्हीं को फ्रियोन्स भी कहा जाता है केमिस्ट्री में। तो जब केमिस्ट्री में हम उससे कोई पूछेगा कि सीएफसी के बारे में कुछ कहानी बताओ, तो हम उस सीएफसी को ही एक नाम देते हैं, क्या? फ्रियोन्स देते हैं बेटा, फ्रियोन्स, है ना। ये फ्रियोन्स गैसेस होती हैं बेटा, फ्रियोन्स गैसेस होती हैं, और जिनका जो फार्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट, इनका जो फार्मूला बनने वाला है बच्चों, क्या फार्मूला, वो कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन भी होगा, फ्लोरीन भी होगा, और हाइड्रोजन भी हो सकता है इसमें बच्चों, ठीक बात है। तो ध्यान से देखो बच्चों, इनका पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास CCl4 है, क्या है? CCl4 है, ठीक है।
इसमें आपके होते हैं कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, फ्लोरीन हो सकते हैं, क्लोरीन, ये होते हैं CHFC, ठीक है। ये होता है जिसमें से मान लीजिए इनके कुछ नंबर होते हैं, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। मान लीजिए इसका नंबर क्या है बेटा, X है, इसका नंबर Y, या इसका नंबर मान लीजिए A है, इसका B है, इसका C है, इसका क्या है D है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर लिखते हैं बच्चों, कहाँ पर, इसके आगे भी लिखते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो फ्रियांस में फार्मूला लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं। देखो तक नॉमेनक्लेचर कैसा बनाते हैं इसका, इसका नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जितना भी कार्बन होगा, जितना भी कार्बन का नंबर होगा, मान लीजिए 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो कार्बन के नंबर में से एक आपको माइनस करना है। क्या करना है बेटा, एक माइनस करना है। हाइड्रोजन के नंबर में एक जोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे करना है, सिंपल लिखते हैं बेटा, फ्रियांस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फ्रियांस। और फ्रियान के बाद क्या लिखते हैं बच्चों, जितना कार्बन का नंबर ए है ना, तो ए में +1 जोड़ दीजिए, ठीक है, सॉरी ए में -1 कर दिए, ए में -1, फिर कामा लगा दीजिए आप। जो आपके पास हाइड्रोजन का नंबर है उसमें एक जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन का नंबर मान लीजिए B है, तो क्या करोगे, एक जोड़ दोगे आप, ठीक है। और जो फ्लोरीन का नंबर है सीधा सीधा लिख दोगे, फ्लोरीन का नंबर क्या होगा, सीधा, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। समझ में आया क्या सबको, हेलो, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास एक बहुत ही प्यारा कंपाउंड है CCl4। इस CCl4 का जो कॉमन नेम है पायरीन है ना, पायरीन नाम के 2 केमिकल हमारे पास होते हैं बेटा, ठीक है। पायरीन नाम के 2 केमिकल्स होते हैं। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से फेमस भी है, ठीक है बेटा। ये जो CCl4 आपका है ये अग्निशामक भी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन फ्लोर HF के साथ करा दूं, किसके साथ, HF के साथ, एक लुईस एसिड के प्रेजेंस में, SbF5 के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा, एक Cl को हटाएगा, क्या करेगा बेटा, एक Cl को हटाएगा, और एक Cl हटते ही एक क्या आ जाएगा उसकी जगह पर, फ्लोरीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, फ्लोरीन आ जाएगा। क्लियर है इतना। इस फ्लोरीन का आपको ये जो बनेगा, बताओ क्या फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा, अरे बोलो, CCl3 हो जाएगा, और F हो जाएगा, प्लस HCl, HCl। अब इसका आपको नाम बताना है बच्चों, इसका क्या बताना है, नाम बताना, इसका नाम बताओ क्या है। इसका नाम होगा फ्रियान हो जाएगा, इस तो पक्का है। फ्रियान के बाद क्या लिखते हैं बेटा, जितना कार्बन का नंबर होता है उसमें से एक माइनस करते हैं। कितना कार्बन है इसमें, अरे बोलो, एक कार्बन, तो एक में से एक माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 0, यानी मतलब लिखो या ना लिखो, अरे बोलो, चाहो तो 0 लिख दो, आप 0 लिख दो यहां पर। हाइड्रोजन कितना है इसमें, तो उसमें एक जोड़ो, 0 में एक जोड़ो तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा, तो 0 1। फ्लोरीन कितना है इसमें, तो फ्रियान 1 1 है ये बेटा, फ्रियान 1 1 है। समझ में आया नहीं आया, बोलो बच्चों। कई बार नाम देकर के फार्मूला पूछेगा, कई बार फार्मूला देकर के नाम पूछेगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया प्यारे दोस्तों, तो एक और आप लोगों को करना है ना, एक और आपको करना है, उसका नाम बताना है। हेक्सा क्लोरोइथेन बनाते हैं, क्या बेटा, हेक्सा क्लोरोइथेन। C2Cl6 है, इसमें 2 HF मालिक्यूल से हमने रिएक्शन करा दिया, किसके प्रेजेंस में, SbF5 में, है ना। तो बताओ क्या बनेगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक C2 हो जाएगा, 2 Cl हटेंगे तो Cl हो जाएंगे 4, अरे बोलो, और F हो जाएगा 2 प्लस 2HCl। मुझे बस इसका नाम बता दो क्या होगा आपके हिसाब से, अगर आपने समझ लिया है मेरी बात तो। इसका नाम क्या बनेगा, फ्रियोन तो होगा ही होगा, कार्बन की जगह पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर 1 ना, अरे बोलो, फ्रियोन 112 होगा नहीं होगा, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन तो जो बचा है वो कर देना बेटा, ठीक है।
पता लग जाएगा कि कितना क्लोरीन है उसमें, लेकिन क्लोरीन को हम फार्मूले में शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करोगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन से, तो जो रिमेनिंग वैलेंसी कौन पूरा करेगा? वो नहीं समझ में आया? हम्म, ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल नोट करो, हर एक चीज नोट करो बच्चों, है ना। मेरा बस एक ही टारगेट है कि आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपकी जीएस भी स्ट्रांग हो जाए, और यूपीपीजीटी और जीआईसी और यूकेपीएससी में जो भी क्वेश्चंस आपके हैं वो भी सही हो जाए, है ना बेटा। हाँ, तो हमारे जो फ्रीआंस होते हैं बच्चों, ठीक है, ये जो फ्रीआंस हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये होते हैं कलरलेस। कैसे होते हैं बेटा? कलरलेस, ऑर्डरलेस, है ना, नॉन रिएक्टिव, खुद रिएक्शन नहीं करते हैं ये, ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, जनरली लिक्विड भी हो सकती है बच्चों, ठीक है ना। बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, क्या होता है बेटा? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लगभग -29.8 डिग्री से, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, इजीली लिक्विड बन सकती हैं ये, है ना, या लिक्विड से गैस बन जाती है इजीली बेटा, ठीक है। यूज एज ए कूलेंट, है ना, किस में यूज करते हैं बेटा? ऑर्डरलेस, हाँ, यूज एज ए, तभी तो हम एसी में यूज कर पाते थे, कूलेंट इन एसी एंड रेफ्रिजरेटर, क्यों? रेफ्रिजरेटर्स, समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, ये एरोसॉल प्रोपेलेंट होते हैं बेटा, क्या होते हैं? प्रोपेलेंट, एज ए एरोसॉल प्रोपेलेंट इन प्लेन्स। ये मेन काज ऑफ ओजोन लेयर है बेटा, ये क्या है? मेन काज ऑफ ओजोन लेयर है, कौन? सीएफसी है, ओजोन लेयर डिप्लीशन जो आपका हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देख लो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? हम्म, एरोसोल प्रोपेलेंट बेटा, प्रोपेलेंट, ठीक है, इन प्लेन बेटा, प्लेन, एरोप्लेन में यूज होते हैं ना ये, हाँ, इन प्लेन, जेट लिख दो बेटा, जेट। मेन यही है, इन्हीं की वजह से क्या होता है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इस नाते बैन भी लग गई है इन पे तो। हम्म, हम्म। अब इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा? ठीक है, ये आदमी को गर्मी लग रही है, देखो, है ना, ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या है भैया ओजोन लेयर का? तो इफेक्ट क्या है इसका? पहला इफेक्ट सोचो क्या होगा? ओजोन लेयर जब डिप्लीट होगी तो त्वचा कैंसर स्टार्ट होगा, क्या होगा? स्किन कैंसर, क्या बेटा? लोगों के त्वचा कैंसर के जो विकार बढ़ रहे हैं, है ना, लोग बोलते हैं सन स्किन यूज करके जाओ, है ना, त्वचा कैंसर, डीएनए जीन में परिवर्तन आ रहा है बेटा, किसमें? जीन चेंज हो रहा है ना, जीन में चेंजेज हो रहे हैं लोगों के, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों? बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है ना, ठीक है, चाइल्ड जो हो रहे हैं, बच्चे जो बर्थ है, जिनका जन्म हो रहा है, उनमें क्या आ रहा है? ठीक है, विकृति आ रही है बहुत सारी, इसकी वजह से आ रही है, ठीक है,
लोग बोलते भगवान करे, भगवान नहीं करे, इंसान ही अपने लिए सब कुछ कर रहा है, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी इस नाते आप लोग फील कर रहे हो। अब इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए पूरी दुनिया क्या है भाई, परेशान है। पूरी दुनिया तो परेशान होगी ना, बोलो। पूरी दुनिया चाहेगी भाई इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी क्या करो, खत्म करो, बहुत हो रहा है ना। अब इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले वियना सम्मेलन होता है, ठीक है। क्या बेटा? वियना सम्मेलन 1985 में, कल पढ़ाया था ना जीएस की क्लास में, वियना सम्मेलन। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 में, ठीक है। तो रोकथाम कर लो भैया इसकी, इसकी रोकथाम। पहली रोकथाम क्या बेटा? वियना का सम्मेलन। वियना कहाँ जानते हैं आप लोग? हाँ, ऑस्ट्रिया में है ना वियना सम्मेलन हो रहा है, वियना का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कि वहाँ पे लोगों को बुलाया भाई देखो। हाँ बेटा, वहाँ की कैपिटल है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड है वहाँ पे, रिसर्चर है, जो पीएचडी में थे हमारे साथ, आईआईटी दिल्ली। वियना सम्मेलन, ठीक है। ये 1985 से स्टार्ट हो गया, 1985 से, कि भैया हम लोग गलत कर रहे हैं, हम अपने एसी के चक्कर में, ठीक है, अपने आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? कनाडा में हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, है ना बेटा। ये पूछ लेता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ? ये भी इसी के लिए हुआ, प्रोटोकॉल 2 साल बाद, है ना। कब? 1987 में। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में है। अरे बोलो, कनाडा में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक होता लंदन सम्मेलन, 1990 में होता है। क्या बेटा? लंदन सम्मेलन, 1990 में लंदन सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। तीसरी बात देखो, 1990 में कौन सा सम्मेलन हो रहा है? लंदन का सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि भैया रुक जाओ यार, बहुत ज़्यादा हम लोग जो ये सीएफसी और इस तरीके की गैसें इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं। और फिर कोपेनहेगन का सम्मेलन होता है 1992 में। किसका? कोपेनहेगन का, बड़ा फेमस है, आप जानते हैं, पढ़ते रहते हैं बार बार, ठीक है बेटा। बोलो, कोपेन कोपेनहेगन सम्मेलन, है ना, कोपेनहेगन। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, बिल्कुल आप टेंशन में लो, है ना। देखो, ध्यान से कीजिए। पहले तो ओजोन लेयर क्या है ये समझिए हम लोग। ये ज्योग्राफी का पार्ट था, इकोलॉजी का पार्ट था। उस ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन जो है वो कवर कब किया गया, पता कब लगाया गया? 1974 में। कब बेटा? 1974 में, ठीक है। कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट शेरवुड, सैलेंड और मोबिया ने ये पता लगाया कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस होती हैं, ये क्या करती हैं? क्लोरीन रेडिकल रिलीज करती हैं। ये रेडिकल क्या करता है? इस ओजोन को दोबारा से ऑक्सीजन में चेंज कर देता है बेटा, ठीक है। और धीरे धीरे ये लेयर क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। जब लेयर पतली हो जाती है तो हानिकारक यूवी रेज क्या हो जाती है? रुक नहीं पाती, वो छन करके इधर आती हैं। जब यहाँ पर आती हैं, इंसानों को गर्मी देती हैं, गर्म मतलब टेम्परेचर ज़्यादा। जैसे अभी देखो चिल वाली गर्मी हो रही है ना, अप्रैल आधा ही स्टार्ट हुआ है, अभी 10 अप्रैल है, ऐसा लगता है जून है, अगर आप कभी निकलो, आज की गर्मी देख लो चाहे, है ना। दूसरी बात क्या है? इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती हैं बेटा? जो सीएफसी होती है ना, सीएफसी हमारी, ठीक है, ये देती है क्लोरीन रेडिकल। क्या देती है? क्लोरीन रेडिकल। ये क्लोरीन रेडिकल जब ओजोन से रिएक्शन करता है, किससे? ओजोन से, तो इसे ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। किससे? ऑक्सीजन में। समझ में आ रही बात? ये रिएक्शन है। तो ओजोन लेयर पतली होती चली जाती है, तो जो यूवी रे को ये ब्लॉक कर देता था, नहीं आने देता था, वो यूवी रे सीधे आ रही है धरती पर। तो इंसान के ऊपर जो अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ेंगे तो गर्मी सी फील होगी उसको, है ना। हेलो। साथ में यूवी रेज जो हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हमारे डीएनए में भी चेंज लेके आती हैं। हमारी डीएनए यानी जीन विकृत हो जाएगी, छोटे बच्चों में विकृति आ जाती है ना। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बेटा, ठीक है। बोलो, स्किन कैंसर्स हो रहे हैं। तो बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट जब ऑब्जर्व किए गए तो लोगों ने कहा भाई कुछ करो।
तो पहले दुनिया के सारे लोगों को, सारे साइंटिस्टों का एक सम्मेलन वियना में होता है 1985 में कि क्या किया जाए। तो पहले भाई सीएफसी पे रोकथाम लगाओ, सारे देशों को समझाओ, है ना। जैसे अभी किसी को जाके समझाओ कि एसी मत यूज करो, तो समझेगा क्या? वो नहीं समझेगा, उसे तो अपनी ठंड गर्मी दूर करनी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, फिर दुनिया के साइंटिस्टों को बुला करके। फिर 1990 में लंदन में सम्मेलन हुआ। फिर कोपेनहेगन में 1992 में सम्मेलन हुआ। तो ये वो सम्मेलन है जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन को रोकने के लिए दुनिया के जितने भी महनीय लोग हैं उनको बुला के किया गया। और ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए एक डे डिसाइड किया गया जिसका नाम है 16 सितंबर। क्या नाम बेटा? 16 सितंबर। फिर से सुनिए, 16 सितंबर। 16 सितंबर क्या है? ओजोन डे है। समझ में आ रही बात? ओजोन लेयर का डिप्लीशन ना हो, उसमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ओजोन डे को क्या करते हैं बेटा? सेलिब्रेट करते हैं, जिससे लोगों में इसकी समझ आए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करना कितना ज्यादा घातक है। बताओ भाई, सारे फैक्ट आ गए इसमें कि नहीं आ गए हैं? केमिस्ट्री आ गई है, जीएस भी आ गया, सब कुछ आ गया। बताओ, अब बताओ कहाँ है कोपेनहेगन? ये भी कोपेनहेगन के इतने सारे पढ़े हैं आप लोग हैं? फिर से इसको कोपेनहेगन को डिटेल्स में पढ़ो, 2 पार्ट में पढ़ के देखो कहाँ होगा, हैं? है ना। तो ये पड़ेगा डेनमार्क में, पड़ेगा कहाँ पड़ेगा बेटा? डेनमार्क में, ठीक है। हाँ, अब जनरली क्या है कि आपसे देखो जीएस में अगर आप देखोगे, जीएस में तो ये सम्मेलन पूछ लेगा कि वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, लंदन सम्मेलन, कोपेनहेगन सम्मेलन 1992 किससे रिलेटेड, किस चीज की बात के लिए हुआ था। फिर पूछ सकता है कि उन साइंटिस्टों का नाम बताइए जो ओजोन लेयर के डिफ्लेशन से रिलेटेड थे, शेरवुड, सैलेंड और मोबिया। फिर ये पूछ लेगा कि ओजोन लेयर के डिफ्लेशन के लिए मेन गैस कौन सी है, वो सीएफसी, वो प्योर केमिस्ट्री है। और फिर आपको कोई फ्रियांस दे करके उसका नाम भी पूछ सकता है कि फ्रियान 11 क्या है, फ्रियान 1112 क्या है, या फ्रियान 112 में कितने कार्बन होंगे, ये भी तो पूछ सकता है वो हम लोगों से, है ना। क्लियर है? फिर इसके इफेक्ट क्या है, इतनी चीजें हम लोगों से ओजोन लेयर के डिफ्लेशन में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया सबको? हेलो। तो हमने सारी चीजें एक पेज पे कंक्लूड कर दी बच्चों, सब कुछ एक पेज पे ले आया मैंने, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। अब आगे बढ़ सकता हूँ भाई? ठीक है। बाकी आज रात में भी जो पीजीटी की जो क्लास हमारी हो रही है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम लोग कर रहे हैं, है ना। वो आज भी होगी प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग आइएगा, ट्राई करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें अटेंड करें। नहीं, जीएस की तो होगी, जीएस के बाद हमारी होगी आ, जो शिल्पी पब्लिकेशन की बुक है उसमें जो प्रीवियस ईयर रहा है ना। और यूपी पीजीटी के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, जेआईसी में भी आते हैं, जीडीसी में आते हैं, यूपीपीएससी में भी आते हैं, आरपीएससी में आते हैं। बिल्कुल होंगे, इसमें भी क्वेश्चन वहीं से डाले गए हैं, तो आपके इस बुकलेट के भी क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो, अब एक एक टर्म आपके जहन में आता होगा बच्चों, ठीक है, जिसका नाम है स्मोग। क्या नाम है बेटा? स्मोग। सुना है? स्मोग टर्म सुना है आप लोगों ने? स्मोग, हाँ जी। लाइव क्लास है बेटा 10:45 से, ठीक है। 10:40। हाँ, यूट्यूब पे है। आप क्या बेटा? हाँ, हो गया होगा बेटा, मैं उसकी पीपीटी भेज दूंगा आज, है ना, सारी आप लोगों को, ठीक है। हम्म, हो गया होगा। मैं ध्यान से देखो बेटा, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको 2 क्लास मिलेंगी इसकी, इन्वायरमेंटल की, उसको भी आप देख सकते हैं। देखो बेटा, एक टर्म है स्मोग। क्या है? स्मोग। एक टर्म है फोग। अरे बोलो। एक टर्म है क्या बेटा? फोग। और एक टर्म है क्या? स्मोग। और एक टर्म है स्मोक। तो पहले स्मोक को समझिए बेटा। क्या? स्मोक को समझते हैं। स्मोकिंग टर्म हम लोग बार बार सुनते हैं ना, क्यों? स्मोक क्या है एक्चुअली में? और ये बहुत ही ज्यादा
इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं हमारे लिए, चूंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम बीमारियां आ रही हैं। तो स्मोक कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन बेटा, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैविंग द डायमीटर लेस देन 100 माइक्रो या माइक्रोन कह सकते हैं, ठीक है बेटा, है ना। इन्हीं को जब आप के पास अनबर्न कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है बेटा, एक आपके पास मान लीजिए कोई साइज है, ऐसे मान लो बेटा, इस तरीके से एक कार्बन का पार्टिकल है। कैसा कार्बन है ये? भेज दूंगा बेटा, अभी मैं 21 का ही तो सॉल्व करा रहा हूँ पीपीजीटी का, है ना। ठीक है, ठीक है, जीआईसी का भी मेरे पास पेपर है, रखा होगा, उसके पीडीएफ बना के भेजूंगा। वैसे मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, अगर आप लोग देखोगे, जब मैंने वैसे दिन सॉल्व किया था। देखो ठीक है, देखो बेटा ये क्या है, एक अनबर्न अनबर्न कार्बन पार्टिकल है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल है, जिसका रेडियस क्या होना चाहिए बेटा, अगर इसका रेडियस क्या हो जाए, लेस देन 100 माइक्रोन हो जाए, ठीक है बेटा। और ये कहां पर झूल रहा है, सस्पेंडेड कहां पर है बताओ जरा, एयर के अंदर। किसके अंदर बेटा जी? एयर के अंदर ये सस्पेंडेड है, ठीक है ना। ये एयर के अंदर क्या हो रहा है, सस्पेंडेड है। समझ में आ गई कहानी पूरी? हेलो, जब हम हाइड्रोकार्बन्स को या कोयले को या किसी चीज को जलाते हैं, वो पूरी तरीके से नहीं जल पाता है, उस कार्बन का पार्टिकल जो आधा जला हुआ है या नहीं जला हुआ है, तो वो छोटे छोटे जो कार्बन के कण हैं, जिनकी साइज जो है 100 माइक्रोन से कम है, और वो हमारी हवा में क्या है, तैर रहे हैं, तो उन्हीं सस्पेंडेड अनबर्न कार्बन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। अरे बोलो, समझ में आ गई बच्चों? अब आएगा कि प्रोडक्शन इनका कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं बच्चों, है ना, कहाँ से आते हैं। तो जो बर्निंग प्रोसेस होता है बेटा, फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, इन सबको जो फैक्ट्रियों में जलाते हैं, ठीक है, तो इन्हीं से निकलते हैं बच्चों। तो ये बनते कैसे हैं, प्रोडक्शन इनका कैसे हो रहा है। तो आपने कोई फ्यूल ले लिया, है ना, कोल ले लिया, ठीक है, और इनको जलाने की कोशिश की, क्या करी बेटा, जलाने की, तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन हुआ। कैसा हुआ, या इनकम्प्लीट या अनबर्न हुए। इनकम्प्लीट जब कंबस्शन होगा तो सारे नहीं जलेंगे ना, अरे बोलो, इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है। तो जब इनकम्प्लीट बर्निंग होगी तो कुछ ऐसे होंगे जो अनबर्न हो जाएंगे बेटा, ठीक है, जो जलेंगे नहीं पूरी तरीके से, है ना। मान लीजिए 100 पार्टिकल में से 10 पार्टिकल जले नहीं, और वो पार्टिकल छोटे पार्टिकल के फॉर्म में हमारे हवा में तैर रहे हैं, हमारी एयर में तैर रहे हैं, इन्हीं का नाम क्या है, स्मोक है, ठीक है बेटा। अब आप बोलोगे इसका इफेक्ट क्या है, बोलो क्या इफेक्ट आएगा इनकी वजह से, ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स ये क्या करेंगे, अब मैं बताऊं, मैं जहाँ पे मेरा घर है, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में पूर्वांचल में एक डिस्ट्रिक्ट है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट और बस्ती डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बॉर्डर में एक जगह है बभनान, वहाँ पे एक चीनी मिल है। उस चीनी मिल के बीच में हमारा स्कूल मतलब कॉलेज था, जहाँ हम लोग पढ़ते थे, बीएससी करते थे, बढ़िया कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है। बट चारों ओर से चीनी मिल थी, तो चार चीनी मिल की जो चिमनियाँ होती हैं, ठीक है, उससे कार्बन पार्टिकल्स ऊपर जाते थे और फिर वो नीचे गिरते थे। तो आप जब सफ़ेद कपड़े पहन के जाते थे, ठीक है, तो शाम तक वो सफ़ेद कपड़े सारे के सारे काले हो जाते थे। या हम लोग कपड़े धुल करके जब बाहर फैलाते थे धूप में सेकने के लिए, तो वो काले हो गए, उसे पूरी लेयर सी कार्बन की आ जाती थी। अब आप सोचिए कि अगर उस एटमॉस्फेयर में कोई आदमी सांस ले रहा हो रोज, तो उसके सांस के माध्यम से भी कार्बन के लेयर क्या होंगे, उसके लंग्स में जाएंगे और लंग्स को डैमेज कर देंगे, तो टीबी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों को, है ना। तो देखो बेटा, ये क्या करेंगे, पहला एयर को पॉल्यूट कर देंगे, है ना, एयर को क्या करेंगे बेटा, पॉल्यूट कर देंगे, पॉल्यूट द एयर, एयर को पॉल्यूट कर देंगे। दूसरा, ये डैमेज कर देंगे किसको, लंग्स को, जो हमारे फेफड़े हैं उनको डैमेज कर देंगे, ठीक है बेटा। तीसरा क्या हो जाएंगे, इफेक्ट क्लोथ, कपड़े को प्रभावित करेंगे, भाई आपका सफेद कपड़ा है और गंदा हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना बेटा, ये सारी चीजें करते हैं।
उसके बाद ये क्या करते हैं बेटा, इनविजिबिलिटी लेके आते हैं, बहुत ज्यादा धुंध से लेके आते हैं, इनविजिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, इनविजिबिलिटी इनकी वजह से, है ना। ये पूरे शहर के चारों ओर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। आप दिल्ली में देख पाएंगे इनके बहुत सारे असर। लोग आरोप लगाते हैं कि धान की वजह से हो रहा, लेकिन बहुत सारा फैक्ट्रियों का ही वेस्ट मटेरियल से बेटा। बहुत सारे इन्फेक्शियस डिसीज भी आती है इनकी वजह से। अब अगर आपसे कोई कहता है कि हाउ टू कंट्रोल, तो कैसे कंट्रोल करोगे बेटा? तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करें। हम जो एनटीपीसी में कोयला जला रहे हैं, उससे एनर्जी बना रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर लें, है ना बेटा, तो हाउ टू रिड्यूस हाउ टू रिड्यूस बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनका यूज कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, आप कैटालिटिक कन्वर्टर यूज कर लीजिए। बहुत सारी चीजें आपके पास है जिससे हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी चिमनी के अंदर कुछ ऐसा लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। बोलो जरा। एक होता है बच्चों फोग। क्या होता है? फोग। फोग बताओ क्या होता है? फोग जो होता है वो होता क्या है? ठीक है, फोग। स्मोक क्लियर है ना? अरे बोलो भाई। स्मोक क्लियर हो गया सबको? तो स्मोक क्लियर हुआ है अभी, स्मोक। फिर हम फोग को क्लियर कर रहे हैं। फोग क्या है? ये क्या है एक्चुअली में बताओ? कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट है बेटा। क्या है? कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट है कह सकते हैं। फोग इज प्रोड्यूस बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, है ना। तो किससे होते हैं बेटा? प्रोड्यूस बाय कंडेंसेशन, मतलब कि इकट्ठा हो जाना, जम जाना, है ना। कंडेंसेशन किसका हो रहा है बेटा? ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जब वो कंडेंस होते हैं तो वो फोग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फोग। और ये कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए बेटा? लो चाहिए। अरे बोलो, लो चाहिए ना। ठीक है, लो टेम्परेचर पे कंडेंसेशन ज्यादा, इस नाते सर्दियों में आपको फोग दिखते हैं बेटा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर बेटा। हम्म, बोलो बेटा। ठीक है। हाँ, चलो। अब बहुत सारी पॉइजनस गैसें भी हैं। क्या है बेटा? पॉइजनस गैसें, ठीक है। क्या है? पॉइजनस गैसें। ये जो फोग होता है, ये फोग क्या करता है बेटा, इस फोग में पॉइजनस गैसें आ जाती हैं। फोग में और डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पॉइजनस गैस। कौन सी गैस पॉइजनस है हमारे पास, बताओ जरा। हाँ, लाइक SO2 इसमें घुल जाती है, NO2 इसमें घुल जाती है, डस्ट पार्टिकल इसमें घुल जाते हैं, ये सारे घुल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा फोग जिसके अंदर जहरीली गैसेस हैं, ऐसा फोग जिसके अंदर क्या है बेटा? जहरीली गैसेस हैं। ऐसा फोग जिसके अंदर क्या है बेटा? जहरीली गैसेस हैं, है ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा क्या? फोग विद, एक पार्टिकल है फोग विद पॉइजनस गैस, है ना। फोग विद पॉइजनस गैसेस। और फिर जब ये मिक्स होगा किसके साथ बेटा? स्मोक के साथ। किसके साथ? स्मोक के साथ। जब ये मिक्स होगा किसके साथ? स्मोक के साथ, ठीक है। तो ये जब स्मोक के साथ मिक्स होगा, ऐसा फोग जिसके अंदर क्या हो? पॉइजनस गैसेस हो। जब वो स्मोक के साथ मिक्स हो जाता है
तो बनाता है क्लासिकल स्मोग। क्या बनाता है बेटा? क्लासिकल स्मोग। क्या बनाता है? क्लासिकल स्मोग। फिर से समझिए, क्या बनाता है बेटा? स्मोग बना लेता है। क्या बनाता है? क्लासिकल स्मोग। इसी को लंदन स्मोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लंदन स्मोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंदन स्मोग। क्या? लंदन स्मोग। क्लासिकल स्मोक पहली बार कहाँ हुआ? लंदन स्मोक। ठीक है, लंदन जो शहर है उसमें इस वाले स्मोग का कहर ये रहा कि 4000 लोग की डेथ हुई दम घुटने से। कितने लोगों की बेटा? 4000 लोगों की इन 1952 में। ठीक है बेटा, तो इन दिसंबर 1952 में लंदन स्मोग की वजह से कितने लोग मरे? 4000 लोगों की डेथ हो गई। 4000 लोगों की डेथ हुई, है ना। हम भारतीय बहुत मजबूत हैं बेटा। ठीक है, नहीं जो हाल दिल्ली का हो जाता है AQI में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है, जो नॉमिनल है कि इतने भी सांस लें इतना जरूरी है, उससे बहुत एक्सीड हो जाता है। लेकिन हम भारतीय हैं, हम सरवाइव कर जाते हैं, है ना। अंग्रेजों के पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है। समझ में आ गई बात? अरे बोलो। तो जो लंदन स्मोग में, लंदन स्मोग जो आपका है या क्लासिकल स्मोग है, उसके अंदर जो गैसें हैं ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। कैसी बेटा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कल सिखा दिया था मैंने आप लोगों को। क्यों बेटा? प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं इनको, है ना। जो खुद ही खतरनाक हो प्राइमरी है। ठीक है, जो खुद खतरनाक ना हो, खतरनाक में कन्वर्ट हो जाए, उनको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो जब फोग या डस्ट पार्टिकल के अंदर प्राइमरी पॉल्यूटेंट घुस जाते हैं, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ घुसे हुए फोग पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल के मिक्सचर से जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल स्मोक। और ये जो क्लासिकल स्मोक हुआ लंदन शहर के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में जमा हुआ दिसंबर 1952 में, जिससे लंदन शहर में लगभग 4000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसको क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं, इसको लंदन स्मोक कहते हैं, और बाई नेचर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मोक। क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूसिंग स्मोक। अरे बोलो, किसको नहीं समझ में आई ये बात जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं? बोलो भाई, समझ में आया? प्राइमरी उनको कहा है जो खुद असर डालते हैं, उनको प्राइमरी कहा है। जैसे SO2 प्राइमरी है, NO2 प्राइमरी है, राइट। और जो PAN है क्या है? वो सेकेंडरी है बच्चों। तो फिर से सारी कहानी को समझो बच्चों। जब अनबर्न कार्बन यानी फ्यूल और कोयले को आप जला रहे हो, पूरी तरीके से नहीं जल रहे हैं, तो उनके जो अनबर्न कार्बन है जिनकी रेडियस 100 माइक्रोन से कम है, ऐसे कार्बन के पार्टिकल जब एयर में सस्पेंडेड होते हैं तो उनको हम स्मोक कहा करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस स्मोक की वजह से एयर पॉल्यूट होता है, लोगों के लंग्स डैमेज होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, इनविजिबिलिटी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इनको अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहिए कंपेयर टू जो फ्यूल आपके हैं इनके जगहों पर। अब फोग क्या होता है? तो मैंने कहा जो वाटर पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में जब ठंडी की वजह से वो ड्रॉप में कंडेंस हो जाते हैं तो उनसे फोग बनता है। और उसी फोग में जब पॉइजनस गैसें या डस्ट पार्टिकल आ जाती हैं, पॉइजनस गैसें से SO2 NO2 को प्राइमरी पॉल्यूटेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही पॉल्यूटेंट है। जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होती है जैसे वो पेन है, पेरोक्सी एस्टाइल नाइट्रेट, है ना, वो खुद कन्वर्ट होकर के पेन बनाती हैं। तो ध्यान से देखिए, तो ऐसा फोग जिसमें ऑलरेडी पॉइजनस गैसेस हैं जब स्मोक के साथ मिक्स होती है तो बनता है क्लासिकल स्मोग। क्या बनता है? क्लासिकल स्मोग। यानी फोग प्लस स्मोक इक्वल टू बी स्मोग, है ना। ये क्लासिकल स्मोक जब लंदन शहर के ऊपर जमा होता है दिसंबर 1952 में, तो लगभग 4000 लोगों की डेथ हो जाती है। और इसका नेचर केमिकली कैसा है? रिड्यूसिंग है। बाई नेचर कैसे है? रिड्यूसिंग है। क्लियर हो गई कहानी सब? बोलो भाई, है ना। तो अब सारी बातें आ गई बेटा, केमिस्ट्री भी आ गई है और GK भी इसमें आ गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें करते हैं। सल्फर को रिड्यूसिंग आपको मालूम ही है ना। सल्फर क्या है बेटा? रिड्यूसिंग है बच्चों। यही सेम फिनोमिनन होती है बेटा लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स की कहानी आपने पढ़ी होगी अंग्रेजी किताबों में, और कुछ लोग अमेरिका गए भी होंगे, है ना। तो US में कौन सा शहर है? लॉस एंजल्स। ठीक है, लंदन किसका शहर है? ब्रिटेन का है, यूनाइटेड किंगडम का, है ना।
यही सेम फिनोमिना अमेरिका में होती है बेटा, जिसको जो शहर उसका नाम क्या है, लॉस एंजल्स है, उसको समझते हैं बेटा, ठीक है। चलो बच्चों, ये जो आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट NO2 है बच्चों, क्या है, NO2, है ना। ये जो NO2 हमारा है, ध्यान से देखिए, NO2 भी प्राइमरी है और SO2 भी क्या है, प्राइमरी है। इस NO2 का रिएक्शन जब यूवी लाइट के साथ होता है, यानी यूवी लाइट का सामना इसके साथ होता है, इन सब के पीछे ओजोन लेयर डिप्लीशन है कि नहीं, है बताओ जरा भाई। ओजोन लेयर अगर पतली नहीं होगी तो यूवी लाइट हमारे तक आएगी नहीं, है ना। तो सब कॉन्सिक्वेंसेस एक दूसरे से क्या है बेटा जी, जुड़े हुए हैं, लेकिन लोग मानते नहीं, लोग समझते नहीं इन चीजों को। चलो देखो, जब यूवी लाइट इनके ऊपर पड़ती है बच्चों, ठीक है, यूवी लाइट पड़ती है तो बना लेता है NO। NO को मैंने समझाया था कल, क्या कहते हैं, मास, क्या कहते हैं, मालिक्यूल ऑफ द ईयर, क्या बोलते हैं बेटा, मालिक्यूल ऑफ द ईयर। और साथ में बनता है ऑक्सीजन रेडिकल, ये क्या बनता है बेटा, ये रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। O2 मालिक्यूल को बाई रेडिकल कहा जाता है, याद है। O2 मालिक्यूल कैसा होता है बेटा, ये है एक बाई रेडिकल है, कैसा है, बाई रेडिकल, इस नाते कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होता है, कैसा, पैरामैग्नेटिक होता है। और साथ ही साथ ESR एक्टिव होता है, क्यों, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे ESR क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये तो कहानी इससे थोड़ी सी अलग है, मैं तो ऐसे ही बता दिया क्योंकि केमिस्ट्री में बात पूछ ली जाती है। ये जो आपका ऑक्सीजन बना है, नेसेंट ऑक्सीजन बना है बेटा, ये एटॉमिक ऑक्सीजन के फॉर्म में लिख दो, अगर रेडिकल नहीं बनाना चाहते हो तो सिंपली नेसेंट ऑक्सीजन लिख दो। क्या लिखोगे, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, जो नया बना हुआ है, ठीक है। जो नवजात ऑक्सीजन है वो बहुत ही खतरनाक है, NaSCESCHENT, नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है प्यारे दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन हमारे पास है ना बेटा, यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जब ये हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइन होता है, किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन आपने एटमॉस्फेयर में डाल रखा है बहुत सारा, तो इनकी वजह से क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती है उसको देखो जरा। ये हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीजें लेकर के आता है, कौन, यही जो हमारा ऑक्सीजन है, कौन सा वाला ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं है, ये कैसा है, नया बना हुआ ऑक्सीजन है। नया बना हुआ तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। जो चीजें नई होती हैं बहुत रिएक्टिव होती है ना। जब शहर में नया दरोगा आता है तो 4-5 दिन सब लोग डरते हैं उससे। देखो भाई, क्लियर है। तो देखो, ये ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करेगा बेटा, क्या बनाएगा इसके साथ, देखो, इससे बहुत सारी चीजें बनाएगा बच्चों, ठीक है, बहुत सारी चीजें। इससे ये ओजोन बना लेगा, इससे RH बना लेगा, इससे ROH बना लेगा बेटा, इससे ROOH बना लेगा, इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। इससे बनाएगा पैन, क्या बनाएगा, पैन। पैन क्या होता है, परॉक्सी एस्टाइल नाइट्रेट, क्या होता है बेटा, परॉक्सी एस्टाइल नाइट्रेट, यानी CH3COO है ना बेटा। क्या बनाएगा, पेन का मतलब क्या होता है, CH3CO, ये देखो O हो गया और यहाँ पे NO2 हो गया, यही है पेन। ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, क्या बेटा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ना, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। समझ में आया क्या आप लोगों को, पेन कैसे बनना क्लियर है। हाँ, तो एक्चुअली में जो RH02 होता है हमारा, RH02 आप कह लो यहाँ पे RH02, ठीक है बेटा, RH02, ये जब RH02 हमारा NO2 से रिएक्शन करता है तो बना लेता है क्या, दैट इज पैन बना लेता है, जो कि अपने आप में एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। पैन को पढ़ाना मेन था, परॉक्सी एस्टाइल नाइट्रेट, पैन का मतलब क्या होता है बताओ जरा, परॉक्सी, पराक्सी समझते हैं आप लोग, केमिस्ट्री की भाषा है ना, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हो,
ये जो पराक्सी एस्टाइल नाइट्रेट है बच्चों, वो अपने आप में क्या एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। क्लियर है? ये जो आपके पास पेन है बच्चों, ठीक है, ये स्मोक या डस्ट पार्टिकल के अंदर आ जाएगा। किसके, सॉरी, फोग के अंदर। अब एक ऐसा फोग पार्टिकल है, ये क्या है, फोग या डस्ट पार्टिकल है, फोग या डस्ट पार्टिकल है विद पेन। किसके साथ? इसी के अंदर पेन आ गया, पेन आ गया। तो जब पेन डेवलप होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जो फोग पार्टिकल्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं, उनके अंदर जाके समाहित हो जाएगा। तो ऐसा कोई फोग या ऐसा कोई डस्ट पार्टिकल जो पेन को कंटेन करके रख रहा है, या जो पेन को अपने अंदर रख रहा है। ठीक है बेटा? पेन क्या है? पराक्सी एस्टाइल नाइट्रेट है। कैसे बना है? जब NO2 पे यूवी रे गिरी तो उसने ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। इस नेसेंट ऑक्सीजन ने हाइड्रोकार्बन के साथ जब रिएक्शन किया तो डिफरेंट तरीके की वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट को जनरेट किया, जिनमें ओजोन है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, पराक्सी हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये जो पराक्सी हाइड्रोकार्बन्स है, जब NO2 से ट्रीट करते हैं तो बनाते हैं क्या? पेन पराक्सी एस्टाइल नाइट्रेट। अरे बोलो। अब जब ये पेन रिएक्शन करेगा, ये ऐसा फोग या डस्ट पार्टिकल जिसमें पेन है, जब ये किससे कंबाइन होगा बेटा? दोबारा से स्मोक से कंबाइन होगा। किससे? स्मोक से। किससे? स्मोक से दोबारा से कंबाइन होगा। तो जो बनेगा ना, उस स्मोक का नाम क्या होगा? उसका नाम स्मोक ही होगा, नो डाउट। स्मोक प्लस फोग क्या बनेगा? स्मोक। लेकिन अब उसका नाम हो जाएगा फोटोकेमिकल स्मोक। क्या नाम होगा बेटा? फोटोकेमिकल स्मोक। क्या? फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोग नाम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लोग लॉस एंजल्स, है ना, स्मोग। इसी को बोलते हैं लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। नहीं समझ में आया? अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा कि इनमें से रिड्यूसिंग स्मोक कौन है, पहला आएगा क्या? फोटोकेमिकल स्मोक। दूसरा आएगा लंदन स्मोक। नहीं समझे? हेलो? तो लंदन स्मोक को ही हम लोग क्लासिकल स्मोक भी कहते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आ गया हो तो बताओ, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग फिर। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ना, पराक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कैपेसिटी है इसके अंदर, है ना। ठीक है बेटा, ये नेचुरल प्रोसेस में ऑक्सीजन दे देगा अपना। ठीक है बेटा, इससे इरिटेशन होता है आइज में बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है ना, रबर जैसी चीजों को क्रैक कर देता है, प्लांट लाइफ को बहुत ज्यादा क्या करता है ये? डैमेज कर देता है। किसको? प्लांट लाइफ को बहुत ज्यादा डैमेज करता है ये। ठीक है, बात इतना। प्लांट पे होता है, इंसानों पे होता है बेटा। ठीक है ना। बहुत सारी डिजीज हो सकती है इनकी वजह से। ठीक है। हेलो? हाँ हाँ जी, हाँ जी, जब प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं बेटा, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। ठीक है, सेकेंडरी में, है ना। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब देखो, सितंबर में और अक्टूबर में, ठीक, हर ईयर में ओजोन होल डेवलप होते हैं। ओबर कहाँ पर? अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका समझते हैं आप लोग? अंटार्कटिका पोल जो हमारा है पृथ्वी का, है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ये देखो, ये अंटार्कटिका मान लीजिए हमारा है। तो इन सितंबर अक्टूबर में था।
है ना। ओजोन में क्या होते हैं बेटा, होल डेवलप हो जाते हैं, होल। इसके लिए क्या है, जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस वो बहुत जिम्मेदार है बेटा, है ना। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है बेटा, जो ClO आपके पास होता है वो NO2 और CH4 से रिएक्शन करता है बेटा, है ना, गर्मियों में। और ये जो बनाता है मिथाइल रेडिकल, वो मिथाइल रेडिकल क्या करता है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन को रोक देता है। तो गर्मियों में जनरली नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। समर में जनरली नहीं हो रहा है। विंटर में देखोगे आप किस, हाँ बेटा, ClO माइनस, ठीक है। तो देखो देखो, समर में, जब समर की बात आएगी यानी गर्मियों की बात आएगी, तो जो CFC हमारा है बेटा, ये ओजोन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, ClO रेडिकल, ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा, ClO रेडिकल। और ये जो ClO रेडिकल हमारे पास है, ये NO2 के साथ क्या करता है बेटा, रिएक्ट करता है, और CH4 के साथ, किसके साथ, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाँ, ये करेगा NO2 के साथ प्लस CH4 के साथ। तो CH4 के साथ ये देता है CH3 रेडिकल, जो उतना हार्मफुल नहीं है, ठीक है। और NO2 के साथ देता है ClONO2, ClONO2 ये गैस फॉर्म में होता है, ClONO2, क्लियर है इतना। ये दो चीजें बनाता है। इस नाते ओजोन लेयर का डिप्लीशन उतना नहीं हो पाता जितना कि विंटर में होता है बेटा। हेलो, विंटर में आप देखोगे तो विंटर में जो रिएक्शन से अलग है बेटा, ठीक है। विंटर में अगर आप देखोगे तो ये जो बना है ना ClONO2, ये पानी से रिएक्शन कर जाएगा, इसके साथ, पानी के साथ बेटा, है ना। और पानी के साथ रिएक्शन करेगा ClONO2 वाटर के साथ, ये बना लेगा क्या, HNO3 बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, नाइट्रिक एसिड का एक नाम है एक्वा फोर्टिश, ठीक है। और HOCl बना लेगा, क्या बनाएगा बेटा, HOCl प्लस HOCl। ये जो HOCl होता है ना, ये क्या करता है, Cl रेडिकल देता है, और यही क्या करता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। नहीं समझ में आया। तो ओजोन लेयर ज्यादा गर्मियों में डिप्लीट होगा या सर्दियों में, सर्दियों में। लेकिन जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा वो कहाँ लगाएगा, नहीं समझ में आया। सब गर्मी को लगे, गर्मी ही इसी वजह से हो रहा है ना। तो भैया आज की क्लास को यहीं पर हम बंद करते हैं, कल लास्ट क्लास होगी बेटा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है मैंने कवर कर दिया है ना।